हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कृष्ण चंद्र के बारे में, जो है आपके आरो भाग 1 यानी क्लास 11वीं की पुस्तक है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, और कृष्ण चंद्र इसके लेखक का नाम है। इससे पहले भी मैंने बाकी जो लेखक परिचय थे जितने भी लगभग 6 मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसको देखने के बाद वो भी देखना, क्योंकि हम क्रमबद्ध रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो हम 0 से लेकर 100 तक तैयारी करेंगे, और ये आपके पाठ्यक्रम में पूछा जाएगा, जो है आपका HPSC PGT हिंदी स्क्रीनिंग, यानी जो आपका लिखित पेपर होगा। इसके साथ ये HTET PGT के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, या किसी भी एग्जाम में अगर NCERT आता है जो 11वीं 12वीं की पुस्तक है, तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप चाहते हैं क्रमबद्ध रूप से तैयारी करना 0 से लेकर 100 तक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर करते हो। और जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो घंटी वाला निशान दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक पहुंच जाएगी। तो ये कृष्णचंद है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। और इन्होंने जो आरो भागवन में जो क्लास आपकी 11वीं है, उसमें जामुन का पेड़ रचना लिखी है, तो उसको हम विस्तार से देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, यह देखिए, अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है। अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है। अफसोस इस बात है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। ये आईने के सामने से लिया गया, ये कृष्णचंद्र की पंक्तियां हैं। आईने के सामने जो इनकी रचना वहाँ से लिया गया है। तो इसे पढ़ने से पहले आप अफसोस देख लीजिए, यहाँ पर नुक्ता लगा है एफ के बाद, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऐसे अफसोस लिखते हैं जो कि गलत है, आप अफसोस, ये इसे नुक्ता ध्यान रखेंगे। अफसोस है, एफ है के नीचे नुक्ता है। ठीक है, तो अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का कि अस्पताल बेरहम क्यों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, देखो NCERT की पुस्तकें आप सभी के पास है। ठीक है, और आप तैयारी भी कर रहे हो, लेकिन मेरे करवाने का यानी किसी भी, अगर आप कहीं से वीडियो देख रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा तथ्य यानी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट मिले, वहाँ से तैयारी कीजिए। और अगर आपको लग रहा है इतना उचित है, तो मैं बात बता देती हूँ कि जब आपको चयन पक्का करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटानी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाओगे, उसे आप लिखोगे तो, लेकिन इस बात को ध्यान रहे आप सत्यता पर, ये नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हो लेकिन वहाँ जाकर आप भूल जा रहे हो। तो जितनी आपकी क्षमता है, जिस प्रकार अच्छी प्रकार से लिख सकते हो, जिस अच्छी प्रकार से याद कर सकते हो, उतना लिखिए। और सिर्फ NCERT में मैं बात करती हूँ, जैसे मान लीजिए 10 नंबर का आपका लेखक परिचय आएगा। ठीक है, तो इतना लिखोगे तो मुझे नहीं लगता आपकी 8-9 नंबर, यानी मुझे लग रहा है कि 5-6 नंबर तक ही आपका बनता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम तथ्य दिए गए हैं। तो ये तो आपको लिखना ही लिखना है। NCERT को तो आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे ही आप प्रूफ, यानी जो ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न इसी से लगाते हैं, तो ये तो आपको लिखना है। इसके साथ और तथ्य और पुस्तकों से मिलता हो तो वो भी लिखिए, ताकि आपके जो लेखन में 4 चांद लग जाए। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ HTET PGT वाला, क्योंकि हमारे साथ तो सारे बच्चे जुड़े हैं, तो सभी के बारे में सोचना पड़ता है। तो उनके लिए 4 विकल्प होंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे, मतलब अपने जो, लेकिन ध्यान रहे पाठ्यक्रम से आपको इधर उधर नहीं भटकना है। वैसे आप पाठ्यक्रम की ही गहनता से तैयारी करेंगे, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट तक की तैयारी करेंगे, तो 11वीं 12वीं की पुस्तक है। क्योंकि साफ साफ लिखा होता है कि पाठ्यक्रम में जो पूछने वाला है वो मतलब पोस्ट ग्रेजुएट तक पूछ सकता है। आप एक लाइन लिखी हो, जब आपका पाठ्यक्रम या सिलेबस निर्धारित किया जाता है, जैसे KVS के बच्चों की बात करती हूँ, तो KVS की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, DSSB वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन आप पाठ्यक्रम खुद देखेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में NCERT आता है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, 23 नवंबर 2014 को, मतलब इसमें नहीं दिया था NCERT में, फिर मैंने इसको इधर उधर पुस्तकों से देखा। 23 नवंबर 2014 को पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजरात में इनका जन्म हुआ था। तो आप याद रखेंगे सन 1914 था, 23 नवंबर की तारीख थी।
पंजाब के वजीराबाद गांव जिला गुजरात कला में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ वजीराबाद जय के नीचे नुक्ता है, जिला के जय के नीचे नुक्ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। पत्नी का नाम सलमा सिद्दीकी, पत्नी का नाम क्या था? सलमा सिद्दीकी, ठीक है। अब इनकी रचनाएं देखिए, पहले तो रचनाएं आप शुद्ध देखेंगे क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, रचनाएं ये। तो ये क्या है? गलत है। आप इसे देखें, रचनाएं ऐसे लिखा जाता है जिसमें एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, और ये क्या है? कहानी संग्रह। तो आप हेडिंग, जैसे मैंने आपको बता देती हूँ, जैसे कहानी संग्रह, ये मैंने हेडिंग डाला कहानी संग्रह, ठीक है। तो कहानी संग्रह डाल के तो आप इसमें सिर्फ कहानी संग्रह वही लिखेंगे, जैसे गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, तो ये कहानी संग्रह होगा। अब आगे बढ़ते हैं। शिकस्त जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वैसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समुद्र के किनारे, कागज की नाव, यादों के किनारे, क्या है? उपन्यास। अब आपको कैसे लिखना है या मैं लिख के बताऊंगी। यहाँ उपन्यास आपको लिखना है, ठीक है। उपन्यास में आपने हेडिंग बनानी है। इसमें आप लिखोगे शिकस्त जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वैसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समुद्र के किनारे, कागज की नाम, मेरी यादों के किनारे, ये क्या है? उपन्यास। तो ये उपन्यास की ही लाइन में उपन्यास लिखोगे, कहानी संग्रह की लाइन में कहानी संग्रह लिखोगे, इसके साथ रिपोर्टाज या आत्मकथा, तो ऐसे हेडिंग बना कर लिखोगे ताकि आपका जो है चयन वो पक्का, उसके आपको भी लगे हाँ मेरा पेपर अच्छा हुआ और मेरा चयन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है ताकि देखो पेपर जो आपका पेपर चेक करने वाला है, जो आपका पेपर चेक करने भाई, उसको भी तो ये जगह दिखनी चाहिए, वो नंबर कहाँ से दे। जब आप ज़्यादा लिखोगे तो ये नहीं कि मतलब कि आप बहुत लंबा एक ही प्रश्न में लंबा चौड़ा लिख दो, मतलब जितने भी आपके शब्द फैक्ट टू फैक्ट, तथ्य से तथ्य तक बात करनी है, तो उसको ये लगना चाहिए 10 नंबर का प्रश्न लिख रहे हो तो ये लगना चाहिए कि 10 नंबर के प्रश्न में उसे नंबर देने की जगह तो उसे मिलनी चाहिए। अब लिख रहे हो आप 10 नंबर में 4 लाइन, तो वहाँ से आपको नंबर कहाँ मिलेंगे? तो इसलिए आप समझ गए हो, समझदार हो। आप देखिए सम्मान, देखिए साहित्य अकादमी से बहुत से पुरस्कार मिले, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब इनकी मृत्यु की बात कर लेती हूँ। 8 मार्च 1977 को मुंबई में, हालांकि एनसीईआरटी ने मुंबई नहीं बताया है, न 8 मार्च बताया, लेकिन मैंने बाकी पुस्तकों में मैंने पढ़ा तो मैंने लगा कि ये जानकारी आपको उचित है, मतलब देनी चाहिए, ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि 8 मार्च 1977 मुंबई में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद का नाम महत्वपूर्ण है। अब देखो एस्टेट की मैं बात करती हूँ कि मान लीजिए आपके 4 ऑप्शन होंगे, 4 विकल्प होंगे, तो उसमें क्या है, उनमें 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें ये मिलेगा कि प्रेमचंद के बाद किस कहानीकार ने नई ऊंचाई, कहानियों को नई ऊंचाई तक पहुंचाया? यशपाल दे दिया, कृष्णा सोबती, जो भी होगा, इसमें एक कृष्णचंद का भी ऑप्शन आपको मिलेगा क्योंकि ये इसका उत्तर है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे आप, प्रेमचंद के बाद कहानियों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले कौन है? कृष्णचंद है। और ये क्या है? उर्दू कथाकार है, मतलब उर्दू भाषा में ये ज़्यादा लिखते थे, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। तो देखिए अब आप सोच सकते हैं जिससे रोजी रोटी चलती है, तो वो मतलब कि ये बात तो नहीं वो जुनून से, भाई ये बात तो है कि भाई मान लीजिए बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ शौक के लिए काम करते हैं, लेकिन जिसमें शौक भी आपका शामिल हो जाता है और आपकी रोजी रोटी व्यवसाय भी शामिल हो जाता है, तो वो कार्य दुगनी गति से तेज होता है। क्यों होता है? तो ये मतलब कि ये सब खाली फुलाव की बात है, मैं शौक के लिए कर रहा हूँ, होता है शौक के लिए, मैं ऐसा नहीं होता कि बहुत से शौक के लिए नहीं करते, लेकिन जब आपका शौक आपकी रोजी रोटी बन जाता है तो वो कार्य दुगनी गति से तेज होता है, यानी हम उसे मन तन धन से हर तरह से पूरा करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। तो सोच लीजिए कि रोजी रोटी का इन्होंने साधन बनाया, तो ये अच्छी अच्छी कहानियाँ लिख रहे थे, समाज को प्रेरणा
प्रेरित कर रहे थे, समाज को जागरूक कर रहे थे। अब समाज को कुछ सीखने को मिलेगा तभी तो लोग उससे जुड़ेंगे। अब आप मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि मैं हमारा सिलेक्शन हो जाए HPSC में, या स्टेट वाले तो स्टेट हो, या KVS DBB के लिए क्योंकि NCERT आती है उसमें भी ये बहुत से बच्चों है ना ये गलती करते हैं। मैं बताती हूँ आपको, बहुत ऐसी गलती करते हैं जैसे वो KVS के फॉर्म आ गए तो उनको ये नहीं पता, मतलब कि जाना नहीं चाहते कि KVS का पाठ्यक्रम क्या है। तो ऐसे कमेंट किए मैडम ये इस वीडियो उसके लिए महत्वपूर्ण है। भाई सबसे पहले अगर आपको किसी गांव शहर में जाना है तो सबसे पहले आपको उसके रास्ते का पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऊपर से चले, भाई वो बात अलग है, वो विदेश में जा रहे हो तो आप प्लेन में जा रहे हो तो प्लेन में भी आपको पता होना चाहिए कौन सी कहाँ जा रही है। तो इसी प्रकार से जब आपका जो सपना है KVS है DBB है तो आप अपने पाठ्यक्रम को जाने, पाठ्यक्रम में है तो आपको खुद पता होना चाहिए। तो ये वीडियो KVS DBB NVS जिसमें NCERT पूछा जाता है, HPSC स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। तो आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी घंटी वाला निशान मतलब दबाओगे तो मैं वीडियो डालूंगी आप तक इस समय पर पहुंच जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम क्रमबद्ध रूप से तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं एक टॉपिक व्याकरण का उठाया, एक साहित्य का, एक तो ये नहीं है, क्योंकि मैंने 6 लेके करवा दिया, अभी 7वां है और जैसे ये कंप्लीट होगा हम अगले में की शुरुआत कर देंगे। तो देखिए कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा, यानी प्राथमिक का मतलब तो उनकी प्राइमरी की जो शुरुआत की शिक्षा है जिसको आप इंग्लिश में प्राइमरी बोलते हो, जम्मू एवं कश्मीर में हुई। तो हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए, स्टेट की बात करती है KVS में जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं कि कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई, जम्मू कश्मीर में हुई, महाराष्ट्र में हुई, मध्य प्रदेश, जो भी। तो आप याद रखेंगे बच्चों जम्मू कश्मीर में हुई थी। और HPSC वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन आप अवश्य लिखेंगे, लिखित परीक्षा की मैं बात करती हूँ। उच्च शिक्षा के लिए सन 1930 में लाहौर आ गए और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। अब ये हो सकता है कि उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए तो याद रखेंगे 1930 में लाहौर आ गए थे, मतलब लाहौर चले गए थे। उसके बाद इन्होंने फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज, जब वहाँ का था, लाहौर का कॉलेज था फोरमैन क्रिश्चियन, वहाँ से इन्होंने प्रवेश लिया और आगे की पढ़ाई की। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी में MA किया। अब 1934 में इन्हें पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में, तो यहाँ आप गलती कर सकते हो। मैं हर बार बोलती हूँ कि देखो कोई विद्वान करता है, जैसे कोई लेखक करता है अर्थशास्त्र में MA, कोई अंग्रेजी में, कोई हिंदी में। अब जरूरी नहीं कि वो हिंदी में अगर कहानी लिख रहा है तो वो हिंदी में MA करेगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ये भी गलती करेंगे। तो आप ध्यान देंगे, मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ इन बातों पर। अंग्रेजी में इन्होंने MA किया था कृष्णचंद्र ने, ठीक है। बाद में इनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक मुंबई में रहे, मतलब बाद में इनका जुड़ाव क्या फिल्मों से हो गया, ये फिल्मों पर लिखने लगे, ठीक है। यूँ तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास भी लिखे भाई, नाटक भी लिखे, रिपोर्टाज भी लिखे, लेख बहुत से लिखे। मतलब इन्होंने उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे, रिपोर्टाज भी लिखे, लेख भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी। उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुई है भाई। मतलब हर विधा पर, उपन्यास पर भी इन्हें लिखनी चली इनकी, नाटक पर भी, रिपोर्टाज भी, लेख पर भी। लेकिन ये जो इनको जो प्रसिद्धि मिली है, इनको जो ख्याति मिली है, पहचान मिली है, तो ये कहानियों के माध्यम से मिली है। यानी कहानी इन्होंने अच्छी लिखी है तो ये कहानीकार से ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। जिसमें देखना महालक्ष्मी का पुल प्रसिद्ध है, आईने के सामने, इनकी मशहूर कहानियाँ। अब आपसे पूछ लिया जाए इनकी मशहूर कहानियाँ कौन सी है, तो आप जो लिखने वाले हैं, जो लिखित पेपर देने जा रहे हैं, वो याद रखेंगे महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने लिख के आएंगे। अब विकल्प वाले जो प्रश्न बनते हैं जैसे स्टेट KVS NVS, तो वहाँ आप याद रखेंगे, वहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ आप याद रखेंगे महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने, इनकी मशहूर कहानियाँ है। उनकी लोकप्रियता इस कारण से भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की वितरण अलग मुकाम बनाते। भाई उनकी देखिए हर एक लेखक की अपनी विशेषताएं होती हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि छंद, अलंकार जो भी है, रस का ध्यान रखना पड़ता है, अशुद्धियों का भी ध्यान रखता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी एक शैलीगत विशेषता सभी की होती है। कोई क्या है बोलचाल की भाषा में ज़्यादा लिखता है, जैसे आंचलिक शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करता है, कोई क्या है शुद्ध हिंदी का ज़्यादा प्रयोग करता है, कोई अंग्रेजी के शब्दों, कोई उर्दू के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करता है। तो अपनी एक शैलीगत विशेषता होती है। जैसे मान लीजिए फणीश्वर नाथ रेणु की मैं बात करती हूँ, फणीश्वर नाथ रेणु, तो फणीश्वर नाथ रेणु बच्चों आंचलिक, उनकी जो महिला आंचल है, देखो बस पहला आंचलिक उपन्यास जो 1954 में लिखा गया था। अब कुछ बच्चों के दिमाग में गए मैम ये कहाँ से बीच में आपने घुसेड़ दिया,
तो मैं मजाक कर रही हूँ। मतलब कि ये कि तो मेरा मतलब ये कि आपको जोड़कर समझाना उस चीज़ को। तो वो क्या करते थे अपने जो शैली में, अपनी भाषा शैली में क्या है, आंचलिक शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो इनकी मशहूर कहानियाँ, इनके लोग इस कारण एक काव्य तक रोमाने तो शैली की उतरकरण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के बहुचर्चित रहे हैं। अब क्या इनकी उर्दू भाषा पे अच्छी पकड़ थी, तो ये उर्दू शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते थे। वे प्रगतिशील यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। भाई ये बात थी कि मतलब वो यथार्थ समाज में जो सच वास्तविक में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे समाज की जो बुराइयां हैं, मान लीजिए हर समाज की, जैसे इस जामुन के पेड़ से मैं बात करती हूँ, इसमें क्या है, एक बहुत मतलब भाई बाहर डिस्टर्ब कर रहा है, ये कुत्ता भौंक रहा है। तो ये कि जामुन के पेड़ में की मैं बात करती हूँ, जामुन के पेड़ में क्या है, एक मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर कानून को दिखाया गया है। इसमें बहुत सी फाइलें आती, इंसान की जान चली जाती है पर फाइलों की प्रोसेस पूरी नहीं होती। वही हमारे समाज की वास्तविकता, हमारे देश भारत की वास्तविकता है कि हमारे देश का कानून बड़ा, मतलब ये नहीं कि मतलब हम पढ़ते हैं कि न लचीला है न कठोर है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक जो कानून का फैसला आता है, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई बार ऐसा भी आपने सुना होगा कि ऐसे ऐसे जो कैदी होते हैं जो मतलब कि जिन्होंने गुनाह किया ही नहीं होता और वो उसकी सज़ा पूरी काट चुके होते, बाद में पता चलता है इसने गुनाह किया ही नहीं। तो ये हमारे दुर्भाग्य की बात, हमारे देश की दुर्भाग्य की बात है। तो यही कृष्णचंद्र ने इसमें दर्शाया है कि देखिए जामुन के पेड़, ये नहीं कि मतलब कि वो वास्तव में कोई घटना घटी थी। तो आप, मैं हर बार बोलती हूँ कि आप वास्तविकता में उस जगह अपने आप को सोच के देखिए। ये कहानी क्या है, प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक है मतलब कि लेखक की अपनी एक सोच है, एक सृजन शक्ति है। ये नहीं कि वास्तव में कोई वहाँ पेड़ गिरा था। अब ऐसे समझदार हो आप, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, वो भी वीडियो देख रहे होंगे, और क्या पता पीएचडी वाले भी देख रहे हैं। तो ये नहीं कि वास्तव में वहाँ मतलब ऐसा कोई आंधी आई थी या झरोखा, जो भी आप झंखड़ कह लीजिए, कि वहाँ वास्तव में कोई पेड़ के नीचे इंसान दबा था। लेकिन ये एक लेखक की अपनी एक सोचन शक्ति है, सृजनशीलता है कि उसने ये मतलब कल्पना की है कि इस प्रकार की परिस्थिति हो जाने पर भी हमारे देश का कानून इतना लचीला है। लोग ऐसे कानून में फंसे रहते हैं, उनमें इंसानियत मर चुकी है। मतलब लोगों की चाहे ऐसी स्थिति आ जाए तो इंसान की जान प्यारी नहीं है, उनको अपनी फाइलों के, अपनी नौकरी की पड़ी होती है कि मतलब वो ये करेगा वो करेगा। लेकिन उस ऐसी परिस्थिति आ जाए, मान लीजिए ये मैंने कि जामुन का पेड़ ही कोई और पड़ेगा, मतलब ये नहीं, कोई भी परिस्थिति हो जिसमें इंसान की जान बचाना मतलब जान से बढ़कर कुछ नहीं होता, तो आप वहाँ फाइलें का बंडल बनाकर या फाइलें पहुँचा कर ना करिए, बल्कि किसी इंसान की जान को बचाइए। आपकी इंसान से बढ़कर, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, ये इसमें दिखाया गया है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। मतलब कि आप जामुन का पेड़ बच्चों ने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, तो इसमें क्या हंसी भी आती है, लेकिन हंसी के पीछे एक व्यंग्य छिपा है, कटु व्यंग्य, मतलब कटु यथार्थ कह लीजिए कि मतलब लोग है ना इतने गिर चुके हैं कि कहीं किसी को नौकरी की पड़ी, किसी को विदेशों से पड़ी, किसी की मतलब इंसान को इंसान की कोई फिक्र नहीं है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला पूरा कर दिखाने की प्रपाटी पुरानी कहानी भी उनके अनुपालन करती है। मतलब कि ये एक मतलब जचने वाली बात नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति अलंकार कह लीजिए आप, अतिशयोक्ति अलंकार जिसमें जचने वाली बात नहीं कि ऐसा हुआ होगा वास्तव में, लेकिन क्या है इनकी कहानियाँ मतलब बहुत ज़्यादा फैलाव कर देती है। मान लीजिए एक मतलब कि मैं आपको बोलती हूँ, आपका जो लिखने वाले बच्चे हैं जो केवीएस जो माफ़ कीजिए एचपीएससी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो भी कहानी आप पढ़े, मेरे पुराने वाले बच्चे सभी जानते हैं कहानी, इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। अगर आप वहाँ होते तो क्या करते, ठीक है। रजनी है, गलता लोहा है, ऐसे बन सकते हैं यहाँ पर। जैसे रजनी है जो ट्यूशन की समस्या है, इसका से गलता लोहा है, उसमें बहुत सी समस्याएं हैं। तो इस तरह से अपने विचारों में लिखिए, तो आप कितनी कठिन परिस्थिति आए, सकारात्मक रहना है, उसे अपनी जगह। अब जामुन का पेड़, मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हो, ठीक है, ये नहीं बात नहीं कि गवर्नमेंट है प्राइवेट है, ये मायने नहीं रखता। मान लीजिए आप कहीं नौकरी, और जामुन का पेड़ किसी मान लीजिए किसी इंसान पर पड़ जाए, तो उस स्थिति में आप क्या फाइलें पहुंचाते या उस इंसान को निकालते, सोच के देखिए।
अपने मतलब कि ये मैं बोल रही हूँ आपको, मान लीजिए उसकी जगह मतलब वो वहाँ ये घटना हुई नहीं हुई प्रतीकात्मक मान लीजिए, लेकिन हम अपने ऊपर सोचेंगे अगर वास्तव में ऐसी घटना हो जाती है तो क्या हम किसी कलर के या किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जो भी डिपार्टमेंट थे, मैं इनका नाम बार बार मैं नहीं गिनाऊंगी, आपको सभी जानते, बार बार फाइलें पहुँचाओगी। आपका वहाँ मतलब ये होना चाहिए, मतलब अगर इस कहानी को मान लीजिए आ जाए आप उसकी जगह होते तो क्या करते, तो आपको ये लिखना है कि अगर मैं वहाँ उसकी जगह होता, उस ऑफिस में काम करता, तो सबसे पहले मेरे लिए इंसानियत है कि इंसान दर्द से तड़प रहा है, करा रहा है, उसकी जान बचानी सबसे बड़ा धर्म है, बाद में सब कुछ है। ठीक है, तो इस तरह अपने आप को सोच के देखिए। इसलिए घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण ऐसे उससे नहीं जान पड़ती है, मतलब कि ये इतना बड़ा चढ़ाकर इसमें दिखाया गया कि मतलब यकीन होने वाली बात नहीं, बड़ी हैरानी वाली बात है। विश्वसनीयता ऐसी घटना के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती, मतलब ये ऐसी जो घटना दिखाई गई है ये मतलब कि मूल्यांकन की, इसको हम मतलब विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है हमारे देश का कानून बड़ा ही मतलब कि सुना है ना आपने, कानून अंधा है, तो हर चीज़ को प्रत्यक्ष और प्रूफ मांगता है। ठीक है, वो मतलब कि ये नहीं कि सबूत लाओ। आपने अपने आसपास भी कैसे कि भी कोई लड़ाई दंगे देखे तो पुलिस आते ही बोलते हैं कि सबूत क्या आपके पास, सबूत मांगती है। कई बार ऐसा होता है कि घटनाएं वास्तव में होती है लेकिन उसका सबूत नहीं होता, लेकिन कानून सबूत मांगता है। भाई वो भी क्या करे, मतलब कि उनको लग रहा है कि बगैर सबूत के कि कोई इंसान झूठ बोलता, क्या पता किसी निर्दोष को सज़ा मिल जाए, और मिलती भी है। तो वही बात है कि हमारे देश का कानून है, लेकिन इस कहानी में बहुत ज़्यादा मतलब कि लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, जो है नहीं, मतलब है तो है लेकिन इतना नहीं है जिसमें इसमें दिखाया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालय तौर तरीकों में पाए जाना विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम में कितना हास्यपद है। मतलब क्या है कि मतलब इस कहानी को आप पढ़ोगे तो बहुत आपकी हंसी हंसी आएगी, लेकिन हंसते हंसते आपको इस ये जरूर होगा कि कार्यालय में होता क्या है। अब तो मतलब कि फिर भी ऑनलाइन का जो आप अगर बात मान लें आपने 10वीं की, आज से आप 10 साल या 12 साल की मैं बात करती हूँ, उस समय आपने 10वीं की परीक्षा पास की होगी, वहाँ देखे मतलब आप किसी को ये नहीं डोमिसाइल बनवाना है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट, तो आपने किसी पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, उसके पास तो कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, आज भी बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक छोटे से डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत सारी प्रोसेस पूरी करनी होती है। कई बार क्या होता है वो निरर्थक भी होता है, हालांकि उसका कोई मूल्य नहीं होता, थोड़ी देर बाद से वो उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दे, लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मतलब कि हर काम को देरी से किया जाता है। ठीक है, तो इतना आप समझेंगे, और मैं तो यही कह रही हूँ बार बार, किसी भी कहानी को आप पढ़ो, मतलब किसी भी रचना को पढ़ो, किसी लेखक को याद कर रहे हो, तो मैं देखिए KVS DSSS भी एस्टेट वाले बच्चे इतने अब अगर तैयारी करें वो इतना समझ के चले, लेकिन HPSC के जो PGT के बच्चे हैं जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं लिखित, इसलिए मैं उनको बार बार कह रही हूँ कि आप जब लिखने बैठें, मतलब कि अब तो लिखना भी है और अच्छा भी लिखना है। देखो लिखेंगे 15% तो सभी पूरे करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको अच्छा भी लिखना है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बार बार कि हर देखो आपके आप प्रवक्ता बनने जा रहे हो, लेक्चरर बनने जा रहे हो, अब ये नहीं कि जो अभी 11वीं वाले बच्चे हैं भाई जो इनको चलो इन्होंने रटा और यूँ कहीं लिख दिया, लेकिन आपका जो पेपर आएगा, मैं बार बार जोर देकर कहना चाह रही हूँ कि आप इस कहानी की समीक्षा अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, फिर मान लीजिए गलता लोहा है, उसमें भी प्रश्न बन सकता है, गलता लोहा है, रजनी है, अगर वहाँ होते तो आप क्या करते, इस कहानी को अपने शब्दों में, तो अपनी जो स्मरण शक्ति है, अपना जो आलोचनात्मक रवैया है, उसको आप क्या करेंगे, खोल कर अपने तरीके से सोच के समझेंगे, और हर हाल में अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना है। मतलब हर समस्या को आपका अंत में समाधान भी ढूंढना है, वो आप अपने शब्दों में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, किसी भी अगर आपको अपने शब्दों में लिखें तो कोई भी कहानी अपने ऐसी ना लिखें जिसका समाधान ना हो। आपको जब अंत करें, आपको उसका निष्कर्ष करें, तो उसका समाधान आपको देना है, और जब आपका पेपर चेक पढ़ेगा तो वो आपको प्रभावित हो उसके भी आपकी जो आलोचनात्मक शक्ति कितनी सुदृढ़ है। तो इसके साथ ही आप जो भी लिखें निष्पक्ष होकर लिखें, किसी को आपका पक्ष नहीं लेना, निष्पक्ष मतलब कि ये होना चाहिए बात सत्य हो
और प्रेरणा स्रोत हो, यानी प्रेरणा भी मतलब और जो पाठक हो, पढ़ने वाला, मान लीजिए पेपर चेक करने वाला है, आपको प्रभावित हो सके, भाई वाकई में क्या लिखा है, इसकी सोच कैसी है। तो ये कि मतलब निष्पक्ष होकर, किसी का पक्षपात नहीं लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। एस्टेट की मैं बात करती हूँ, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, थोड़ी सी समस्या बनती है जब मैं पढ़ाती हूँ, मैं भी सोचती हूँ ये नहीं कि आपको प्रश्न कोई बच्चों को तो प्रश्न खेलने की आदत पड़ी होती है, वैसे उनका विकल्प उनके सामने तो वो पढ़ेंगे, इतने प्रश्न मेरे तैयार हो गए। लेकिन जो बच्चा वास्तव में क्या है चयन लेना चाहता है, वो 0 से 100 तक वो विस्तार से भी पढ़ेगा। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मैं आपको कहानी उपन्यास जो भी ये नहीं पढ़ाऊँगी। क्यों नहीं पढ़ाऊंगी? क्योंकि आप समझदार हो, आपने बहुत सारी परीक्षाएं पास की है, आपका डबल समय खराब होगा, मैं पढ़ाऊंगी फिर आप पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं समझाने वाले। हाँ, ये बात है कि मैं आप जो पद्य का भाग है, यानी जो कविताएं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसे लेखक कवि परिचय भी करवाऊंगी, व्याकरण संपूर्ण करवाऊंगी, लेकिन मैं आपको कहानी ये सब नहीं, आप खुद पढ़ेंगे, खुद तैयारी करेंगे, उसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। बात यहीं तक रहती है इस व्यवस्था के संवेदन शून्य अमान्य होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। भाई अमान्य तो है ही, किसी की जान जा रही है और वो फाइलों पे सिग्नेचर करवा रहे हैं, बस आज हमको उसके प्रधानमंत्री के हो जाएंगे, विदेश से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो मतलब ये है, पढ़े लिखे होकर भी लोग कितने निर्दयी हो गए हैं, संवेदन शून्य हो गए हैं कि उनके दिल पर बीतती ही नहीं है, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े वहाँ देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी पहली उर्दू लघु कहानी, ये आप याद रखेंगे, पहली उर्दू और लघु मतलब छोटी कहानी कौन सी, साधु 1932 में लिखी गई थी कृष्णचंद्र की, ये आप जरूर लिख कर आओगे। तो इस प्रकार से आपके कृष्णचंद्र मैंने यहाँ संपूर्ण करवाने की कोशिश की है। अगर कोई भी आपके मन में डाउट है, दिमाग में डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। जब भी आप घंटी का निशान दबाओगे, जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक उचित समय पर पहुँच जाएगी। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई भी आपको लग रहा है कि कुछ समझने में आपको कठिनाई हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। जब भी मुझे समय मिलेगा अब मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।